अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। आज हमारे मेहमान हैं महाराष्ट्र के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो अपनी लेखनी से आग उगलते हैं, जिनके बयान उनके साथियों को और उनके विरोधियों को आश्चर्य में डाल देते हैं, हैरान कर देते हैं। ये उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता हैं और सामना के संपादक हैं। प्लीज वेलकम संजय राउत। तो ये तालियां बजते रहें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज जज राम कृपाल सिंह को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज राम कृपाल सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू की जाए। और इससे पहले कि संजय राउत से सवाल पूछें, इल्जाम लगाएं, सफाई मांगें, एक नजर डालेंगे संजय राउत के पॉलिटिकल करियर। संजय राउत पिछले कई साल से शिवसेना का सबसे चर्चित चेहरा रहे हैं। संजय राउत ने अपना करियर एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया। पहले मराठी वीकली मार्मिक और फिर लोक प्रभा में अपनी अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग से संजय राउत ने अपनी पहचान बनाई। फिर बाला साहेब ठाकरे की नजर संजय राउत पर पड़ी। शिवसेना प्रमुख ने संजय राउत को महज 29 साल की उम्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनाया। करीब 30 साल से संजय राउत सामना के एडिटर हैं। सामना के एडिटोरियल्स में संजय राउत के करारे कमेंट्स ने इन्हें शिवसैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। संजय राउत राज्यसभा के मेंबर हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में इन्हें नंबर 2 कहा जाता है। संजय राउत पिछले दिनों लाइमलाइट में आए जब शिवसेना ने बीजेपी से अलायंस को तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। शरद पवार से करीबी रिश्तों के बल पर संजय राउत ने तीनों पार्टियों का गठबंधन बनाने में अहम भूमिका अदा की। अब शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के विचारों को पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संजय राउत पर है। संजय राउत ने कई किताबें लिखी हैं। बाला साहेब ठाकरे पर बनी बायोपिक के प्रोड्यूसर और राइटर संजय राउत आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पहला इल्जाम संजय राउत पर। आपकी अदालत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत पर इल्जाम है कि ये सनसनी फैलाने के लिए स्टंट करते हैं। अब संजय जी, आपके बारे में सबको मालूम है, क्राइम रिपोर्टर थे, और जब आप क्राइम रिपोर्टर थे बड़ी अच्छी सनसनीखेज खबरें लिखते थे। तो लगता है वो आदत अभी भी बनी हुई है। अपने बयानों से, अपनी लेखनी से राजनीति में रोज सेंसेशन क्रिएट करते हैं। राजनीति सबसे बड़ा क्राइम बन गया है। सबसे ज़्यादा क्राइम तो राजनीति में होते हैं आजकल। और जैसे आपने कहा कि मैं स्टंट करता हूँ, हम लोग करते हैं। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि ये स्टंट है। एक क्या, बहुत सारे उदाहरण देता हूँ आप दीजिए। पहला उदाहरण, अभी हाल ही में आपने कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। तो उसमें गलत क्या है? ये तो आप बताइए, सही क्या है? मैं सही बताऊंगा। मैं हमेशा सही बताता हूँ। देखिए, आज राजनीति में सब पैसे का खेल है। ये अदालत भी मानेगी, जज साहब भी मानेंगे। सबसे बड़ा पैसे का खेल अब राजनीति में चल रहा है। और पैसे के सिवाय इतनी बड़ी पार्टी कोई तोड़ सकते हैं क्या?
सरकारें बनती भी है और सरकारें गिरती भी है, वो पैसे के ताकत पर गिरती है। लेकिन जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था क्या है। इस देश में अब क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष रहा है, मुझे बताइए। अब आखिरी जो आशा की किरण है वो सर्वोच्च न्यायालय है। बाकी न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, केंद्रीय जांच एजेंसी हो, मैंने इतना ही कहा था कि अब तक 2000 करोड़ रुपए ये महाराष्ट्र के राजनीतिक खेल में खर्चा हुआ है, और उसमें ये पैकेज में शिवसेना ये नाम और चुनाव चिन्ह भी आता है। महाराष्ट्र में एक बहुत, पूरे देश में एक घोषणा लोकप्रिय है। जब ये हमारे फूटे हुए आमदार जब निकलते हैं तो लोग बोलते हैं 50 खोके एकदम ओके। ये 50-50 खोके मीन्स 50-50 करोड़ देकर आपको खरीद लिया है, ये पूरे महाराष्ट्र और देश को मालूम है, और ये वो लोग भी इनकार नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे 50 एमएलए अगर टूट गए हैं और 50 खोके का हिसाब लगाइए तो 2000 करोड़ हो जाता है। तो मेरा गलत क्या है? तो इसी आधार पर तो चुनाव आयोग ने बहुमत देखा है। जो मतगणना की है ये 50 लोगों को, तो चुनाव आयोग को आपने बताया था कि 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तब ये जाकर सरकार बनी है। जो बात पूरे देश को मालूम है वो चुनाव आयोग को मालूम नहीं। जो बच्चा बच्चा जानता है देश का, तो इतने विद्वान चुनाव आयोग हमारा है, उनको भी पता होना चाहिए। शिंदे साहब तो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ तो कहने की बात है, मैं तो बहुत कम आंकड़ा लिया है। असली आंकड़ा बताऊंगा और सबका हिसाब दे दूंगा जल्दी। कह रहे हैं कि इनकी जो शिवसेना की 384 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसकी चिंता संजय राउत को ज्यादा है, वो ना हाथ से चली जाए। अब इस देश की राजनीति में 300 करोड़ कोई आंकड़ा है क्या? आप मुझे बताइए। इतनी पुरानी पार्टी है हमारी, 50 साल से भी ज़्यादा इस पार्टी को हो गया। इतने साल से हम मुंबई और राज्य में हमारी सत्ता है, केंद्र में हमने काम किया है। तो अगर एक पार्टी के फंड के नाते एक 300-400 करोड़ अगर पार्टी ने जमा किया है, तो शिंदे साहब को पेट में दर्द होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है बहुत कम है। उनको तो ये भी लगता है कि अब मातोश्री पर भी कब्जा हो सकता है, क्योंकि मातोश्री बाला साहब ने एक फ्लोर एक भाई के नाम किया, दूसरा दूसरे भाई के, और तीसरा शिवसेना के नाम। देखिए, चुनाव आयोग के माध्यम से ये लोगों ने अगर शिवसेना और हमारा जो धनुष्य बाण पर कब्जा किया है, वो संभाले 2-3 महीने के लिए, फिर भी उनकी ताकत दिख जाएगी। ये पूरा जो गोलमाल है वो कुछ दिनों का खेल है। असली शिवसेना तो पब्लिक में है, जनता में है। अब जाकर देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन 40 एमएलए उनके पास, 12 एमपी देखिए, 40 एमएलए यानी पार्टी नहीं होती। 40 एमएलए को जिताया किसने, एमएलए बनाया किसने? पार्टी ने बनाया, उद्धव ठाकरे जी ने बनाया, बाला साहब ठाकरे के नाम पर चुन कर आए हैं। हम सब ने मेहनत की है, जनता ने उनको वोट दिया है। अब चुनाव ये 40 लोग वापस चुनाव में उतर कर दिखाइए और जीत कर आइए, फिर पता चलेगा असली शिवसेना कहाँ है। संजय जी, चुनाव आयोग की बात मैंने दी कि चुनाव आयोग ने कहा कि शिवसेना जिस तरह से चल रही थी अलोकतांत्रिक पार्टी थी, और उद्धव ठाकरे ने अपने मंडली देश में लोकतंत्र बचा है क्या? आप शिवसेना की बात कर रहे हो। इस पार्टी में किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको क्या काम देना है, शिवसेना किस दिशा में जाएगी, ये हम लोग तय करेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग ने एक आचार संहिता बनाई है, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन अब सेशन नहीं रहे हैं। जब सेशन साहब थे तब ये सब चलता था, हम रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज का चुनाव आयोग, आत्मपरीक्षण की जरूरत है आज के चुनाव आयोग को। तो आपको क्यों लगता है कि शिवसेना अगर ठीक ठाक चल रही थी तो शिवसेना का नाम, शिवसेना का चुनाव चिन्ह, ये सब एकनाथ शिंदे की पार्टी को क्यों दे दिया? बीजेपी नेताओं को पूछो जो दिल्ली में बैठे हो। ठाकरे की शिवसेना तो ठाकरे साहब के साथ ही जुड़ी रहेगी ना। ये आपकी अदालत है, ये रजत शर्मा जी का प्रोग्राम है। अगर यहाँ कोई आने वाला लाइट वाला बोलेगा, ये कोई कारपेंटर बोलेगा नहीं मैंने ये बनाया है, अब ये आपकी अदालत है, मेरा हो गया, कैसा चलेगा? ये तो रजत शर्मा जी का ब्रांड है, ये आपके साथ रहेगा, या आपके साथ चलेगा। तो फिर आपको इस बात की चिंता क्यों कि अगर नाम चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, अगर ठाकरे का ब्रांड है तो फिर चला लेंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? ठाकरे ब्रांड पे आज तक चला है। शिंदे भी ठाकरे ब्रांड का ही प्रोडक्ट है ना। ठाकरे जी के सिवाय ये जी नहीं सकते, इसलिए तो ठाकरे नाम ले। अभी देखिए ये लोगों ने क्या लिया है, शिवसेना लिया है, धनुष्य बाण लिया है।
मुझे किसी ने बोला कल वो सुप्रीम कोर्ट में वापस जा रहे और बोल रहे हमें ठाकरे नाम भी दीजिए। यही बाकी है, क्योंकि ठाकरे के सिवाय चल नहीं सकता ये। तो आप क्यों नहीं दोनों का समझौता करा देते? ठाकरे नाम भी मिल जाएगा, पार्टी भी रह जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब दरवाजे बंद हो गए। आपको हमने बाहर नहीं निकला, आप भाग गए हैं। आप डर के मारे भाग गए हैं। आप ईडी और सीबीआई के डर से भाग गए हो। आपने ये नहीं सोचा कि ये पार्टी जिसने हमको जन्म दिया है, जिस पार्टी ने हमारा नाम दिया, सब कुछ दिया, उस पार्टी के पीठ में खंजीर मारकर अब भाग गए हो। तो ऐसे लोगों के साथ क्या रिश्ता रखना है? शिवसेना सत्ता की भूखी नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। आज चली गई, वापस आ जाएगी। हम महाराष्ट्र है, देश है, जनता देखती है सब। लेकिन मैंने सामना में बड़ा सनसनीखेज एडिटोरियल पढ़ा जिसमें लिखा कि महाराष्ट्र की सरकार बचाए रखने के लिए, चलाने के लिए जादू टोना होता है। नींबू, मिर्च और काली गुड़िया का कमाल है। इस बारे में आप जनता में जाकर सर्वे कर लीजिए, आपको जनता बता देगी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। ये वाकई में ये होता है। हाँ, आप जाइए मंत्रालय में। आप मंत्रालय में जाकर देखिए या सीएम हाउस में जाकर देखिए क्या चल रहा है। गुवाहाटी में जिस मंदिर में गए थे वहाँ क्या कर रहे थे, किसके किसके बलि चढ़ाए। मैंने पढ़ा वो कामाख्या मंदिर में भैंसों की बलि चढ़ाई गई। हाँ, सत्ता में रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए, सब कुछ ठीक होने के लिए बलि चढ़ाई, सबको मालूम है। उसमें छुपाने वाली बात क्या है कि आप जो एक बहुत ही बड़ा रहस्य या स्फोट करने जा रहे, नहीं। आप महाराष्ट्र में घर घर में जाकर पूछिए जादू टोना क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। मैं ऐसे आदमी को पूछ रहा हूँ जो महाराष्ट्र के घर घर को जानता है। ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है, अंधश्रद्धा या ये सब है, ये महाराष्ट्र लेकिन की परंपरा ये नहीं जो है। किया उसका कुछ असर दिखाई दिया कहीं? कुछ नहीं। जादू टोना से सरकार आई है, जनता की श्रद्धा से चली जाएगी। लेकिन आपने लिखा ना कि सुप्रिया जी की साड़ी जल गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। बहुत हो गया महाराष्ट्र में, आजकल बहुत कुछ चल रहा है। इस प्रकार के हादसे दिनों दिन बढ़ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं जादू टोना हो रहा है। इतनी बदनाम होगी सरकार जादू टोना। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या लिखा था उसमें। लिखा सुप्रिया सुले जी की साड़ी में आग लग गई, अजित पवार लिफ्ट में फंस गए, मरते मरते बचे, बाला साहब थोराट का कंधा टूट गया, धनंजय मुंडे का एक्सीडेंट हो गया, संजय राउत जेल चले गए। ये सब उस जादू टोने से हुआ। विनायक मेटे की डेथ हो गई, हमारे और एक जो वेले थे। ये लोगों का कहना है, ऐसा है आगे। एक लाइन आप पढ़ने भूल गए कि ये ऐसी महाराष्ट्र की जनता की भावना है। हाँ, वो अब जनता की भावना के नाम से लिखा है। और लेकिन ये लिखा है कि इससे जो सारे विरोधी दल के नेता हैं ये हॉस्पिटल में बिस्तरों पर लेटे होंगे। ऐसी ये सरकार की और कुछ लोगों की इच्छा है कि जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, सच बोलते हैं, जो डरते नहीं, उनको एक तो जेल में डालो या ख़त्म कर डालो किसी भी माध्यम से। लेकिन फिर भी हम लोग जिंदा है, यहाँ तक पहुँच गए अदालत में। मुझे लगता है ये थोड़े दिन की बात है, जल्दी ही ये देश फिर एक बार स्वतंत्र हो जाएगा। तो थोड़े दिन में उनका काला जादू खत्म हो जाएगा। जादू जादू होता है। बाला साहब ठाकरे जी की एक जादू थी, मैं उस जादू को मानता हूँ। लेकिन इसमें तो आपने लिखा कि उद्धव ठाकरे भी बीमार हो गए, वर्षा में उनके ऊपर जादू टोना किया गया। जो भी चल रहा था 6-7 एक साल में, पूरा महाराष्ट्र एक तनाव में था। उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति बीमार हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस होने के बाद ये सरकार गिराने के प्रोग्राम में लग गए। हमारा नेता बिस्तर पे है, हमारा नेता अस्पताल में है, हमारा नेता अनकॉन्शियस है, और उनके कुछ साथी इसका फ़ायदा लेकर सरकार गिराने में लगे। उसका मतलब क्या है? ये कोई मानवता है? लेकिन आप तो गए अदालत में ना उसको लड़ने के लिए। लड़ते रहेंगे, हमारा पूरा जन्म लड़ने। लेकिन अजीब बात नहीं कि आप अदालत में लड़ते भी हैं और फिर आप लिखते हैं न्याय की व्यवस्था कुछ लोगों की रखेल बन गई है। हाँ, मैं लिखा है और मैं ये मानता भी हूँ। आज ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। ये अगर मैं अकेला बोलता तो मैं मानता कि हाँ ठीक है, मेरी गलती है। आज पूरा देश, बड़े बड़े लोग, कानून के तज्ञ यही बात बोल रहे हैं कि आज इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, आज सुप्रीम कोर्ट
एकमेव आशा की किरण बची है जहां लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। आप कुछ ज्यादा सनसनी नहीं फैलाते। आपने कहा ये संसद हिजड़ों की हवेली है। ये मैंने नहीं कहा है, ये महाराष्ट्र में एक शायर है अण्णाभाऊ साठे, ये उनका लिखा हुआ एक शायरी है, वो है। आप देखिए और भी कुछ होगा। आपने लिखा किससे गम बयां करूं क्योंकि यहाँ की न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार के रंग में रंगी हुई है। डेफिनेटली राज्यपाल बन जाते हैं न्यायमूर्ति हमारे, तुरंत न्याय देने के बाद कोई राज्यसभा में जाता है, कोई राज्यपाल बनता है, कोई किसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन बन जाते हैं। न्यायमूर्ति जो होता है, न्यायालय में जो बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, मुझे लगता है अगर अपने आप को निष्पक्ष मानता है तो किसी राजनीतिक पद पर नहीं जाना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। उसकी नज़र होती है आफ्टर रिटायरमेंट मुझे क्या मिलेगा, उस हिसाब से वो न्याय देता है। तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा रखें? तो आपको डर नहीं लगता कभी आप न्यायपालिका को रखेल कहते हैं? मैंने नहीं कहा है, मैं रखेले शब्द मैंने नहीं यूज़ किया है। जरूर हमने टिक्का टिप्पणी की होगी, लेकिन ये रखेल शब्द है तो आपके नाम से ही छपा हुआ। अभी कोई छपा होगा नहीं, ये संजय राउत का ट्वीट है। अब ये मराठी में आपने लिखा था, बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या है? आपने लिखा ही न्याय व्यवस्था काही कांचा रखेल झाली। ये हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े शायर थे अण्णाभाऊ साठे जिसका नाम है, ये उनका एक शायरी था, वो मैंने कोट किया। लिखा थोड़ी उनका शायरी है। नहीं वो आपका ट्विटर है और आपके ट्विटर अकाउंट से लगता है कि आपने कहा है। आपके हाथ में आधा अधूरा कागज है, तो मेरे बारे में हमेशा लोग आधी अधूरी खबर लेकर बात करते हैं। अच्छा, पूरी बात आप बता दीजिए। नहीं, ये मेरी शायरी नहीं है, लेकिन जो भावना है ये आज पूरी देश की भावना है। अब एक बयान मेरे पास में जिसमें आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा, ईडी से कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं। जी हाँ, तो उसमें गलत क्या है? मैंने गलत क्या कहा? मेरे जैसे नंगा आदमी गलत कहा या पंगा मत लेना गलत कहा? दोनों। नंगा मीन्स मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है। मेरे हाथ में ये 5 रुपए का एक पेन है, वो जो मैं यहाँ लगाता हूँ वही मेरी ताकत है। मेरी पार्टी है, मेरे लोग हैं, उसके सिवा मेरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ईडी सीबीआई मेरे पीछे क्यों लग रही है भाई? इसलिए कि मैं सरकार को सवाल पूछता हूँ। जो भी सरकार को सवाल पूछता है वो देशद्रोही बन जाता है, उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं। चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो। क्या रूलिंग पार्टी में सब साधु संत और महात्मा बैठे हैं? कभी जाइए उनके तरफ भी देख लीजिए, क्या है, हम दे देंगे आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो। आपने कहा था कि मेरे पास 121 लोगों की फाइल है और आपको इतना काम दे दूंगा कि ईडी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। डेफिनेटली, उसमें से कुछ मैंने दे दी थी, अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो कौन है ये 121 लोग? बहुत है, अभी तो एक बड़ा नाम आ गया। कौन सा बड़ा नाम? अभी पूरा चल रहा है पूरे देश में। ऐसा है कि भाई हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो नौकरी कर कर जीते हैं उनके पीछे ईडी लगती है, सीबीआई लगती है। लेकिन मैं डरा नहीं हूँ, मैं जेल में चला गया, मैं सरेंडर नहीं हो गया, मैं शिंदे के साथ भागकर मैं पाला नहीं बदला। मुझे भी ऑफर थी हमारे जैसे लोगों को, पाला बदलिए, हमारे साथ आइए। आपको कितना पैसा ऑफर किया गया था? हमको कोई खरीद नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। पैसे से खरीदने वाले हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो बाला साहब ठाकरे जी के साथ गई है, जो कभी पैसे से खरीदे नहीं जाती। जो हमको मिला है उनके साथ वो इतना है, उसकी तुलना पैसे में नहीं होती। लेकिन आपको अपनी जान का खतरा है। आपने आरोप लगाया है एकनाथ शिंदे के बेटे पर, उन्होंने आपके लिए सुपारी दी है। देखिए, अब तक तो कभी मैंने इस प्रकार के आरोप नहीं किए थे, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन मुझे मेरे नेता ने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने, ये जानकारी है, ये जानकारी उनके पास भी गई और भी कुछ लोगों ने आकर बताया कि कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो मेरा काम बनता है कि ये पुलिस को या इस राज्य के गृह मंत्री को अवगत करे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, आप देख लीजिए, बस इतना ही किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये बयान संजय राउत ने सनसनी फैलाने के लिए। देवेंद्र फडणवीस का एक बयान है, बहुत गैर जिम्मेदार बयान है। राज्य के गृह मंत्री ने इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। आप जांच करिए,
इस प्रकार के बयान से आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। एक और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं दीपक असरेकर, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बातें करेंगे संजय राउत तो इनको फिर से जेल भेज देंगे। हाँ, ये तो कहा ना, उनको लगता है कि न्याय व्यवस्था उनके रखेल बन गई है, इसलिए तो कहा गया ना कि मैं उनको जेल भेजूंगा, मैं उनको जेल भेजूंगा। उनके बाप का है क्या न्यायालय? अब मुझे बताइए, इस प्रकार से अगर एक मंत्री बयान देता है तो उसका मतलब कानून और न्याय व्यवस्था आप जेब में लेकर घूम रहे हो और जनता को गलत संदेश दे रहे हो। और हिम्मत है तो डाल दीजिए, एक बार कोशिश की है, तो कई दिन जेल में आ गए वापस बाहर, हंसते हंसते गए और उसी मिजाज में बाहर आ गए। हमने रोना नहीं किया कि अरे हमको क्यों डाला जेल में। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने डाल दिया, अदालत ने छोड़ दिया, आ गए और वापस लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही लड़ते हैं आप, सबसे लड़ते हैं? नहीं, मैं सबसे नहीं लड़ता हूँ, सबसे लड़ने में क्या मतलब है। 25 साल से तो बीजेपी के साथ हमारी दोस्ती रही, तब नहीं लड़ाई हो गई। तब हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ चलती थी तो सब खुश थे, पवार साहब के साथ लड़ाई चलती थी तब भी खुश थे। जब बीजेपी के साथ लड़ाई शुरू हो गई तब संजय राउत के बारे में लोग ये सब अफवाह उठाते रहे कि लड़ते हैं। लड़ना हमारा धर्म और कर्म है। अगर हम हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे या हमारा जो परिवार है उनके खिलाफ ही काम करेंगे तो हम हमारा अस्तित्व रखने के लिए हमारी ताकत तो दिखाएंगे। क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? आप एक तो गोली मार देंगे या जेल में डालोगे या और गलत मुकदमे और 10 जगह पर डाल देंगे। उससे आगे आप क्या कर सकते हो? हमारे जैसे लोगों को आप ज़्यादा डरा नहीं सकते। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत पर इल्जाम है कि इनकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई। नारायण राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं संजय राउत भस्मासुर हैं, जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं वो जाता है। इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार पे हाथ रखा, भस्म हो गई। सरकार बनाई किसने? नारायण राणे ने नहीं बनाई। हमने हाथ रखा नारायण राणे के ऊपर, वो भस्म हो गए। यहाँ वहाँ पार्टी बदलकर आप एक जगह पर आए हैं। देखिए, जो हमारे पार्टी के साथ धोखा करेगा उसके ऊपर हमारा हाथ जरूर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ धोखा किया। 2019 में जब चुनाव हो गए, चुनाव से पहले जो कमिटमेंट एक दूसरे में हो गई थी, जो बातचीत हो गई थी, उसमें कहा गया था दोनों तरफ के नेताओं से कि निर्णय के बाद, मीन्स रिजल्ट के बाद, जो सत्ता का बंटवारा, पावर शेयरिंग जो है वो 50-50 हो जाएगी। ये तो सबके सामने, मीडिया के सामने हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी ने दिखाया, सब चैनल दिखा रहे थे कि ये सब चल रहा है। लेकिन जब चुनाव हो गए और परिणाम आ गए तो अपने बात से बीजेपी पीछे हट गई। अब ये बोलते कि ऐसा हुआ नहीं। अमित शाह ने कहा कि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि अगर आप हमसे बात ही नहीं करते तो एक रास्ता हमको चुनना था। सरकार तो बनानी है। तो अगर महाविकास आघाड़ी बन गई, सरकार हो गई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए तो उसमें गलत क्या है? बीजेपी का कहना है कि जब भी चुनाव की रैलियां होती थी उसमें नरेंद्र मोदी की और बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें लगती थी। उन रैलियों में बोला जाता था कि अगली सरकार देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में बनेगी। 2.5 साल वाली बात थी ना वो। 2.5 साल देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, तो वो उस हिसाब से बोल रहे थे वो। अगर बात ऐसी है रजत जी, आप मान लीजिए कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देना था उन, तो अभी क्यों दिया शिंदे को? और बोल रहे यही शिवसेना है। अगर उस वक्त शिवसेना को देते तो ये झमेला नहीं हो जाता। अभी दे दिया ना। लोग तो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उनका कोई इरादा नहीं था, सपना नहीं था। संजय राउत ने ये आइडिया उनके दिमाग में घुसाया नहीं। और कहा आप बनिए मुख्यमंत्री। गलत क्या है फिर? अगर मेरा नेता मुख्यमंत्री बनता है, इस राज्य का नेतृत्व करता है और इस विचारधारा से हमने काम किया है कि उद्धव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार चलाते हैं राज्य के हित में, तो
उसमें गलत क्या है मुझे बताइए। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की असेंबली में बताया कि उद्धव ठाकरे उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे हाँ, डेफिनेटली बनाना चाहते थे। और संजय राउत ने अड़ंगा लगा दिया। देखो, उद्धव ठाकरे शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कब? जब ये बीजेपी और शिवसेना का जो एग्रीमेंट हुआ था, कमिटमेंट हुआ था कि अढ़ाई साल मुख्यमंत्री पद दोनों के पास रहेगा, तब शिवसेना के मुख्यमंत्री के तौर पर 100% उद्धव ठाकरे जी एकनाथ शिंदे का ही नाम ले लेते हैं। हमने ये तय भी किया था कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, लेकिन बीजेपी ने नहीं माना ये बात। तो आपको खुश होना चाहिए कि बीजेपी ने मान लिया, शिंदे जी मुख्यमंत्री भी बन गए, सब अच्छी बात है। तो बात ऐसी है कि उस वक्त क्यों नहीं दिया, इसलिए हमारी पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो बीजेपी के साथ जो 33 साल पुराना रिश्ता टूटा, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी सामने आते थे तो मैं उनको चरण स्पर्श करता था। अडवाणी साहब को आज भी चरण स्पर्श करता हूँ। वही भी रिश्ता रहा ना हमारा। तो मोदी जी को नहीं करते? अब मोदी जी ने मौका दिया ही नहीं कभी। हाँ जब तक नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में थे तब तक उद्धव जी का और मोदी जी का रिश्ता बहुत ही मधुर था। हमारे सबके रिश्ते मधुर थे, बाद में बिगड़ गए। नारायण राणे तो ये कहते हैं कि मैंने 1 साल पहले बता दिया था कि संजय राउत ने मातोश्री में सुरंग बना दी है, ये गिराएंगे इनको। नारायण राणे कोई बड़ा नाम नहीं है कि जिसका ऊपर मैं जवाब दूं। ऐसे लोग आते जाते चले जाते हैं। क्या उनके ऊपर आप उनको जवाब तो देते हैं? नहीं, मैं उनको ज़्यादा जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन जब जवाब दूंगा तो एक बार ही दूंगा। आपने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा। हाँ, ये क्या है, ये जो आदमी है, मैं ये नहीं भूलता कभी, मेरे जैसा आदमी, कि कभी हमारे दोस्त और साथी भी रहे हैं। एकनाथ शिंदे, कि हमने 20-25 साल एक साथ काम किया है। नारायण राणे भी हमारे साथी रहे, एक साथ काम किया है। जो भी छोड़कर चले जाते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ, हमारे बहुत क्लोज रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ वो भावना रही है तो सभी ने रखनी चाहिए। जिसके साथ भावना रख रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम ना मर्द हो। देखो, उनका भांडवल क्या होता है, उनका जो जब बाहर जाते हैं तो शिवसेना के खिलाफ आप बोलते रहो तभी आपको वहाँ महत्व मिलेगा। ये हमेशा चलता है। जब वहाँ भौंकना बंद करेंगे तो आपको वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। आप भी ऐसी बातें करते हैं फिर? हम, मैं मेरी पार्टी में हूँ, मैं मेरी पार्टी की बात रखता हूँ। देखिए, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि पहले जब शिवसेना में अभी एकनाथ शिंदे सिर्फ मुख्यमंत्री है, उसको नेता बनना है, तब उसकी बात सुनी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री कोई नेता नहीं होता, पहले पार्टी का जो बीजेपी के मेहरबानी के ऊपर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। सरकार के मुख्यमंत्री तो हैं, सरकार तो चला रहे हैं। मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं, नेता नेता होता है, पार्टी पार्टी होती है। लेकिन ये उनकी ये बात सही है कि पहले जब सरकार थी उसका रिमोट कंट्रोल बाला साहब ठाकरे के हाथ में होता था। जब आपने उद्धव ठाकरे की सरकार बनाई तो रिमोट शरद पवार साहब के हाथ में दे दिया। नहीं, ये कभी नहीं। आप ठाकरे परिवार को जानते हो, वो किसी के रिमोट कंट्रोल में नहीं जाते। आप तो सबसे ज़्यादा बाला साहब ठाकरे जी को और उन परिवार को जानते हो। ये कभी नहीं। अब ये भागने के बाद ये उनको दिमाग में सब चला आता है। ये मैं परिवार को जानता हूँ, बाला साहब के परिवार को, इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि 50 MLAs आपकी नाक के नीचे से निकल गए, 12 MPs आपकी नाक के नीचे से निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। पता था ना, सब कुछ पता था क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। स्क्रीन प्ले कैसा लिखा जा रहा है, जिसे हम पटकथा बोलते हैं, कौन लिख रहा है, क्या डायलॉग है, सलीम जावेद कौन है उसमें लिखने वाले, ये सब कुछ पता था। और बार बार उद्धव ठाकरे जी ने हमारे सामने भी एकनाथ जी को पूछा है कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है आपके बारे में, तो क्या सही है। उद्धव जी ने उनको ये भी कहा, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना ही है और उसके लिए सब कुछ हो रहा है तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा, आप बन जाइए। मुझे कोई शौक़ नहीं है इस कुर्सी पर बैठने का और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। आप कभी भी बन सकते हो। लेकिन हर बार ये व्यक्ति ये बोलता रहा, नहीं नहीं साहब, आपको ही बैठना है, हम तो आपके साथ हैं। ये मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, ये सब लोग बोल रहे थे। लेकिन उनके मन में अगर बेईमानी का बीज किसी ने बोआ था और कुछ
एक तलवार भी लटक रही थी, एक डर की, किसी जांच की। तो डर भी है और हवस भी है, ये दोनों के शिकार हो गए ये लोग। देखिए, उन्होंने तो ये कहा कि हमारी उद्धव जी से बात हो रही थी, हम समझौता कर सकते थे, लेकिन संजय राउत समझौता नहीं होने देना ऐसा चाहते कैसा थे, चलेगा? इसलिए हमारे गलत है, पुतले झूठ है। जलाए, हमारे घर पर पत्थर फिंकवाए, तो क्या करे? गालियां दी। तो क्या करे? मैं थोड़े फेंकता हूं, लोग भड़क गए हैं आपके बेईमानी से, तो लोग पत्थर फेंकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। शिवसेना है, पूरे देश में यही होता है, तो आप हमारे ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो? आपने कहा कि 40 शव असम से आएंगे और पोस्टमार्टम किए बगैर मुर्दा घर में जाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला है ना, आप उसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए, मैं एक भाषण में ये कहा, ये जो 40 लोग गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं और जिस मंदिर के शरण में गए हैं, उस बारे में मैंने जानकारी दी। उस मंदिर में क्या होता है, उनकी प्रथा परंपरा क्या है। कामाख्या मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं करता हूँ। और बोले कि अब उनका तो आत्मा मर चुका है, ये लोगों का। जो लोग गद्दारी और बेईमानी करते, उसके दिल में कोई आत्मा नहीं रहता, आत्मा मर जाता है। तो जिसका आत्मा मरा है उसका तो सिर्फ मुर्दा ही आता है, वो जिंदा लाशें है, उसमें गलत क्या है? अब जिंदा लाशें ये शब्द तो राम मनोहर लोहिया से लेकर बाला साहब ठाकरे तक सभी ने यूज किया। लोकतंत्र में ऐसे जिंदा लाशें कुछ काम की नहीं होती। भाई, जिनको आप जिंदा लाशें कह रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से बातचीत कर रहे थे। नहीं, उनका रास्ता निकलने वाला था, कुछ नहीं। आपने बीच में अड़ंगा लगाया। मैं क्यों लगाऊं? हमारी पार्टी है, उद्धव जी हमारे नेता है, और मिनट मिनट में हमारा संवाद होता था, कम्युनिकेशन होता है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। एक तो जो 40 लोग चले गए, उसमें से 10 लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, वो डर गए। 3 लोगों के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, वो डर गए। और 2 लोग इनकम टैक्स के झांसे में आ रहे थे, उनको डराया, धमकाया और बाद में पैसों की लालच दिखाई और लोग चले गए, भाग गए। ये तो देखो, मध्य प्रदेश में मैं था क्या? नहीं, लेकिन अगर वापस मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 लोग टूट गए, वहाँ संजय राउत था? या और राज्यों में जो लोग तोड़े जाते हैं, वहाँ संजय राउत है या शिवसेना है? कौन है वहाँ? महाराष्ट्र में वही खेल हो गया जो मध्य प्रदेश में हो गया, जो राजस्थान में करने जा रहे थे, जो और छत्तीसगढ़ में करने जा रहे थे, जो झारखंड में करने जा रहे थे, जो दिल्ली में करने जा रहे थे, जो तेलंगाना में यही खेल करने जा रहे थे, वही खेल महाराष्ट्र में हो गया। उसमें नई बात क्या है? देखिए, वो तो पब्लिकली कहते हैं कि रश्मि ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, वो आपकी बात सुनते हैं, और आपने वो समझौता नहीं होने दिया। नहीं नहीं, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। बात एक मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी मर्यादा को समझता हूँ। मेरी मर्यादा क्या है? जरूर मैं पार्टी में एक अपना पद रखता हूँ। उद्धव जी मेरे मित्र है, मेरे भाई है, हाँ, हम एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन अगर हम सभी ने माना है कि उद्धव ठाकरे हमारे सेनापति है, तो निर्णय लेने का पूरा अधिकार हमारे सेनापति को है। जो उद्धव ठाकरे कहेंगे वो मैं मानता हूँ, चाहे मुझे वो बात उनकी पसंद हो ना। मैं कभी उनसे फिर डिबेट नहीं करता हूँ। लेकिन नारायण राणे कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में मुझसे बैठकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे और मैं रश्मि कभी उनके ठाकरे साथ के बारे बैठा ही में नहीं हूँ। जो कहते थे, वो कहते हैं अगर वो बात मैं रश्मि ठाकरे अरे को बता बोलो। दूंगा तो चप्पलों से मारेगी संजय राउत। किसको? राणे को तो चप्पल में से ही मारना चाहिए। इतना झूठा आदमी इस देश के राजनीति में नहीं हुआ है। मैं मेरे पार्टी में बैठा हूँ, आपने 3 बार पार्टी छोड़ी है। मैं मेरे पार्टी के साथ वफादार हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यही मेरी ताकत है। तो अब ये 40 लोग हमारे कभी मित्र थे, मेरे सामने आकर नज़र से नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि हमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, ना कभी बुरा किया है। नारायण राणे जी भी यही है। अब सिंधिया और उनके साथी भी मुझे बोल सकते हैं क्या गलत किया हमने। उनके मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, किसी को बड़े बड़े पदों पर बिठाया। कौन था? देखो, एकनाथ शिंदे खुद कहते हैं कि मैं एक रिक्शा चलाने वाला आदमी था। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी अब कहाँ पहुँच गया? ये किसने बनाया? शिवसेना, ये 4 शब्दों ने बनाया है। शिवसेना किसने बनाई? शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने और ठाकरे परिवार ने बनाई। और आप कहाँ भाग गए? आप क्यों भाग गए? संकट के समय अगर आपको किसी बात का डर है तो आप हमसे बात करो।
यही संकट हमारे पर भी आ गया ना। देखिए, आप तो रोज कहते थे कि ये जो एमएलएस गए हैं ये वापस आ जाएंगे, ये इसमें से 20 आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, आने को कुछ सरकार लोग नहीं बनेगी। देखिए, ये तो बात चल रही थी, सही है, लेकिन डर उतना था, तलवार ऐसी लटका कर रखी थी लोगों ने, दिल्ली वालों ने, जेल जाओगे, ईडी आएगी, जैसा गब्बर आ जाएगा ना, भाग जाने तो गब्बर आ जाएगा, सो जाने तो गब्बर आ जाएगा, वैसे गब्बर है सब। तो क्या वजह है कि ये 40 लोग डरते थे और संजय राउत नहीं डरे? इसलिए नहीं डरा मैं, और नहीं डरना चाहता हूँ कि सब कुछ मिला है मेरे पार्टी की तरफ से मुझे, और क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुराई हो सकती है? मैंने कहा जेल में डालोगे, या भरे सड़क पर जब मैं जाता हूँ, चलता हूँ अकेला, तब कोई आकर गोली मार देगा। अगर मेरे जीवन में लिखा है कि आज मेरी मृत्यु है, तो कोई रोक नहीं सकता। जेल जाकर आया हूँ, पूरा अनुभव है मेरे पास अब जेल का। अब मैं लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, भाई डरो मत। जनता से लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाल ही में आप 100 दिन जेल में रह के आए हैं, तो उन दिनों आपने अपना समय कैसे बिताया? मतलब आपका अनुभव कैसा था उन दिनों? अच्छा सवाल है आपका, बहुत लोगों ने, नहीं अच्छा है। देखो बेटा, जेल जेल ही होता है, और हमारे जैसे लोगों को जब जेल में डालता है तो कोई मकसद से डाला जाता है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है। अब तक मुझे मालूम नहीं कि मुझे किस केस में जेल में डाला है। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं चार्जशीट देख रहा हूँ, अब तक मैं न्यायालय का निर्णय भी पढ़ रहा हूँ। न्यायालय को भी आश्चर्य हुआ कि उनको क्यों लाया गया और उनको क्यों अरेस्ट किया है। लेकिन जेल का समय जो होता है, वो 1 घंटा जो होता है, वो 100 दिनों का लगता है हमको। 1 घंटा जाते लगता है 100 दिन चले गए। आप समय नहीं बिता पाते जेल में। एक तो आप अकेले रहते हो, हमारा जैसे लोग, और मुझे तो जहाँ कसाब को रखा था, वो कोठड़ी, अबू जिंदाल कसाब, उस कोठड़ी में हमें रखा था। उसे अंडा सेल बोलते हैं। तो हम बार बार कोशिश करते थे कि हमको एटलीस्ट बाहर का एक बार तो सूरज का किरण देखने मिलना चाहिए। पूरा तकलीफ होती है, लेकिन इतना प्रेशर होता है हमारे जैसे लोगों के बारे में। ये मीडिया वाले भी देखते हैं उनको कहाँ रखा है, वो क्या खाता है, उनको घर से कुछ मिलता है क्या, उनको कोई मदद मिलती है क्या। ये हमारे नहीं, और लोगों के बारे में भी होता है। लेकिन पढ़ने में समय गुजारते हैं। हम लिखने वाले लोग हैं, तो कागज़ पेन की सुविधा मिली थी तो हम लिखते हैं। अगर कोई आता है तो उनसे, जो गार्ड होते हैं उनसे बात करते थे, उसमें थोड़ा समय जाता है। हम तो, हमें कहते हैं हम बंदी है, उसको बंदी बोलते हैं। हमको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर से पहचाना जाता है। वो जेल में आप फिल्म में देखते हैं। हाँ, मैंने उस मेरे अनुभव के बारे में एक किताब मैं लिख रहा हूँ, वो जल्दी आ जाएगी, तो पता चलेगा कि हमारे देश की जेल की हालत कितनी ख़राब है। जेल में सुधार होना चाहिए। इस बारे में बहुत सी कमेटी भी बनी है, ऐसा नहीं। मैं खुद उस जेल कमेटी में रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी। मैं खुद एज ए मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी प्रिजन डेवलपमेंट में उस जेल में गया हूँ। तब मैं जब गया तो मुझे सैल्यूट बिल्यूट सब मारते थे। और एक जब मैं वहाँ कैदी बनकर गया तो मुझे कैसा लगा होगा, आप मुझे बताइए। लेकिन मैंने ये भी सहन किया है। ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। बुरे दिन आते हैं, चले जाते हैं, रोने से क्या मतलब है। लड़ाई में तो होते सब ये बातें। तो कभी डर नहीं लगा आपको जेल में? नहीं, कभी नहीं। अगर उस वक्त मैं डरता तो मेरे पार्टी का मॉरल डाउन होता। जो पार्टी संकट में है, उस वक्त मेरी पार्टी संकट में थी। उद्धव ठाकरे संकट में थे। तो जब मुझे मेरे घर में ईडी के अफसर आए, सुबह से ज़रूरत नहीं था आने की, मेरे घर में कुछ नहीं था, तो मैंने फ़ोन किया उद्धव जी को कि उद्धव जी मैं जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा, वो मुझे लेके जा रहे हैं। तो उद्धव जी को विश्वास था कि नहीं, आप रात को छोड़ देंगे। बोले नहीं, मुझे मालूम है ये मुझे छोड़ेंगे नहीं और मुझे अरेस्ट करेंगे। तो वो भी बहुत भावना विवश हो गई। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं घर में नहीं आ रहा हूँ। मैं मेरी माँ को मिला, मेरी बेटी थी उसको मिला, और मैं चला गया सीधा हंसते हंसते।
मेरे लोग, हजारों लोग बाहर खड़े थे, उनको हाथ किया और चला गया। डर से क्या करेंगे हम? अगर मैं सरेंडर हो जाता उनके सबके साथ, और मैं भी जाता, जो हमारे और सांसद चले गए और नेता चले गए, तो मैं छूट जाता 2 मिनट में, लेकिन मेरी पार्टी खत्म हो जाती, उद्धव ठाकरे का मॉरल डाउन हो जाता, महाराष्ट्र का वातावरण भी एक जो भय निर्माण था वो और बढ़ जाता। कि देखो संजय राउत डर गया, संजय राउत ने घुटने टेके, शिवसेना के प्रमुख नेता ने घुटने टेके। फिर मैं लोगों के सामने जो मेरा जो चेहरा है, मैं कहता हूँ कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूँ, मुझे वो अधिकार नहीं रहता कि मैं शिवसेना या ठाकरे जी का नाम लेकर बाहर जाऊँ। तो मैं जो मेरे नसीब में था मैंने सह लिया। ये अच्छी बात है कि आपने बाला साहब का नाम लिया, उनके करीबी थे और बाला साहब ने आपने ये सीखा। और वाकई में बाला साहब ठाकरे एक ऐसे नेता थे जो निडर थे, खुल के बिना डर के अपनी बात कहते थे। कुछ और इल्जामात मेरे पास में हैं, एक ब्रेक के अभी भी इल्जाम है। ओके, करो। आपकी अदालत में अभी आपकी अदालत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत पर आरोप है कि इन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता किया। संजय जी, आप कह रहे थे बाला साहब के सिपाही हैं आप, बाला साहब ठाकरे ने जो सिखाया उसको फॉलो करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे बार बार कहते हैं कि आप बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व की विचारधारा थी, उससे पीछे हट गए, इसलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। एकनाथ शिंदे को मालूम है आइडियोलॉजी शिवसेना की? उनको पूछ लीजिए कभी मिले तो, उनको पूछिए। आइडियोलॉजी है ना शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे जी की। और हमने कभी हिंदुत्व छोड़ा है? उनको बताए, उनको पूछो, एक उदाहरण दिखाइए कि हमने कब हिंदुत्व छोड़ा है। ये पहले आदमी है एकनाथ शिंदे रो रो के जाहिर सभा में हमको बीजेपी के साथ नहीं रहना, अलायंस तोड़ दीजिए, नहीं तो मेरा इस्तीफा लीजिए। क्यों? बार बार ये आदमी यही बोल रहा था। तो ये आइडियोलॉजी की बात उनके मुंह में शोभा नहीं देती। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उन्हें गद्दार कहते हैं। वो कहते हैं तो गद्दार तो है, गद्दार तो है। गद्दार को गद्दार नहीं कहे तो क्या खुददार कहे? वो कह रहे हैं हम गद्दार नहीं हैं, हमने गदर किया है। हमने गद्दारी नहीं की, हमने गदर किया है। गदर नहीं, हमने बगावत की है, विद्रोह किया है। हिम्मत चाहिए। क्रांतिकारी में एक हिम्मत होती है सच का सामना करने की। ये जेल जाने से डर गए, उसका गदर नहीं कहते, उसको बेईमानी कहते हैं। अब उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि कैसे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज हुआ, कैसे हिंदुत्व से समझौता हुआ। मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेमन को फांसी की सजा दी गई थी। जो विधायक उस फांसी का विरोध कर रहा था उसको उद्धव ठाकरे की सरकार में मिनिस्टर बना दिया गया। देखिए, ये बात कहने की है। अब जो अफजल गुरु पार्लियामेंट में जो हमला हो गया, उस मामले में उनको फांसी पर, ऐसे बहुत से लोग थे। उसको स्वतंत्र सैनिक कहने वाली महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ सत्ता में आ गई। उस बीजेपी के साथ शिंदे बैठे हैं, वो चलता है। कौन सी गदर की बात कर रहे हैं? गदर शब्द का अर्थ मालूम है उनको क्या होता है? क्या उनकी आइडियोलॉजी है? मैंने इतना ही कहा कि डर गए और भाग गए, यही उनके आइडियोलॉजी। बार बार कहते हैं बाला साहब ठाकरे के विचारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनको बाला साहब ठाकरे कभी समझे ही नहीं। अगर उनको बाला साहब समझ में आते तो ये गद्दारी नहीं करते। देखिए, एक उदाहरण बार बार देते हैं कि बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ शिवसेना का समझौता हो, और ये बाला साहब ने पब्लिकली कहा भी। आपको मालूम होगा शिंदे का तब जन्म भी नहीं हो गया राजनीति में। ये अभी क्या खेल, अभी वो मैदान में आए हैं। हाँ, क्या बोलता हुआ है ना, एक नई दुल्हन है ये। जब उनकी वो हमारे यहाँ दुल्हन को हल्दी लगाते हैं, अब उतर जाएगी, बीजेपी वाले उनकी उतार देंगे। कांग्रेस के बाद अगर कहे कि कांग्रेस क्या पाकिस्तान या किसी अमेरिका से आई हुई पार्टी है? हमारे मतभेद है उनके साथ, लेकिन उनको ये पता नहीं यही बाला साहब ठाकरे है जो इंदिरा गांधी के साथ भी हाथ मिला चुके हैं। इमरजेंसी को सपोर्ट भी किया था हमने, और एक ज़माने में बैरिस्टर अंतुल के साथ भी हमारे रिश्ते रहे, और कांग्रेस को समर्थन के लिए हमने कभी विधानसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे। ये एक इतिहास है,
कभी कभी रिश्ते बिगड़ते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। लेकिन बाला साहब ये तो कहते थे कि देश को बांटने में कांग्रेस का हाथ है। बाला साहब ने कहा है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बदल भी जाती है कभी कभी। बात ये भी इतनी बदली कि आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ने में राहुल गांधी का हाथ है। भारत नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई एक युवा नेता, चाहे कांग्रेस का हो या चाहे और किसी पार्टी का हो, युवा नेता पूरे देश में 4000 किलोमीटर चलता है और उनके साथ एक कारवां, एक भीड़ चलती है, लोग जाते हैं चलते हैं, और राजनीति की बात नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है एक देश में एक अच्छी ऊर्जा उसमें आई है, एक प्रेरणा मिली है, और राहुल गांधी को एक नई ताकत भी मिली है। इतनी ऊर्जा मिली है कि उन्होंने वीर सावरकर को माफी वीर कहा। उन्होंने वीर सावरकर जो शिवसेना के आइडियल हैं, हमने तुरंत उसका धिक्कार किया है। नंबर एक, अगर ये एकनाथ शिंदे जी की बात आप कर रहे हो तो हम बार बार बोल रहे हैं बीजेपी को, फिर वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। 10 साल से हमारी मांग है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो हमारी सरकार की तरफ से भी गया है वहाँ दिल्ली में, वीर सावरकर हमारे आइडल है और उनको भारत रत्न दीजिए। एकनाथ शिंदे में हिम्मत है ये बोलने की? बोलिए, बोलकर दिखाइए सावरकर जी के बारे में। हम अभी भी बोलते हैं सावरकर हमारे आदर्श है। लेकिन जिन सावरकर को आप आदर्श मानते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में ये कहने कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, देखिए, ऐसे व्यक्ति के साथ आप यात्रा पे चलेंगे, कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति की बात है, और हमने आपत्ति दर्ज करने की हिम्मत भी दिखाई है। तो इसलिए तो मैंने बीजेपी से बार बार कहा कि सावरकर जी का सम्मान करिए। अगर राहुल गांधी उनको माफीर बोल रहा है तो आप उनको भारत रत्न से सम्मानित कीजिए। और अमित शाह ने कहा कि आपने विचारधारा से समझौता कर लिया, विरोधी विचारधारा के तलवे चाटना पसंद किया। तो उसका ऊपर मैंने जवाब दिया था, उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो आप हमारे जो आज के मुख्यमंत्री है वो क्या चाट रहे हैं, ऐसा मैंने कहा था, और किसके तलवे चाट रहे हैं। ये चाटुगिरी की राजनीति इस देश में अगर चल रही है तो उसमें सब लोग शामिल हैं। देखिए, आप भी तो कम नहीं है ना, आप भी कभी उनको गद्दार कहते हैं, आप कभी उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चमचा कहते हैं, चमचा तो नहीं, मोहरा कहते हैं। हाँ है ना, मोहरा तो है, इसलिए तो पार्टी तोड़ने में मदद की ना हमारी। ये पार्टी 50 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने में भी बहुत लोग पार्टी छोड़कर चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए। छगन भुजबल गए, नारायण राणे गए, उससे पहले गणेश नाइक गए, और भी लोग गए। लेकिन किसी ने ये नहीं प्रयोग किया कि पूरी पार्टी किसी को झोली में डाल दे। ये अब हो गया है। वो तो कहते हैं कि बीजेपी के साथ हमने सरकार बना के विचारधारा को दुरुस्त कर दिया, जिसको उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने गड़बड़ किया था। हमने कोई गड़बड़ नहीं की। गड़बड़ क्या है ये 2024 में जनता उनको बताएगी। हमें विश्वास है ना, चुनाव करिए, अभी चुनाव डिक्लेयर करिए, चाहे विधानसभा चाहे और कोई भी। मुंबई महानगर पालिका चुनाव नहीं करने जा रहे ये लोग, 1 साल से इंतजार में हम। डर है, लोग उनको हराएंगे, ये बहुत बड़ा डर उनके मन में है। आप चाहे उनको चुनाव चिन्ह दीजिए, नाम दीजिए, पार्टी तो ठाकरे नाम से ही चलती है ना। तो आपको क्या लगता है कि ठाकरे परिवार में जो बाकी लोग हैं, एक उद्धव ठाकरे का परिवार है, लेकिन बाला साहब के दूसरे बेटे भी हैं, जयदेव, उनकी वाइफ भी हैं, वो शिंदे के साथ क्यों चले गए? जाने दो, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पार्टी नहीं, अभी आपने परिवार की बात की थी पार्टी ना? जिस ठाकरे का, जो ठाकरे पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, मैं उनको परिवार बोल रहा हूँ। तो वो ठाकरे ठाकरे और बाकी ठाकरे ठाकरे नहीं है। ऐसे 50 ठाकरे, ऐसे देखिए, इस देश में बाला साहब के बेटे हैं। इस देश में हजारों गांधी है, तो सब महात्मा गांधी बन गए क्या? इस देश में सैकड़ों मोदी हो गए, सुशील मोदी भी है, हाँ यहाँ भी मोदी है, और भी मोदी है। लेकिन नहीं, वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। होने दो ना, बेटे हो गया तो क्या हो गया, बेटा बेटा होता है, लेकिन पार्टी का सेनापति है वो सेनापति होता है। नहीं, मैं आप कह रहे थे कि ठाकरे परिवार इनके साथ है। मैंने आपको ये बताया कि कुछ थोड़ा बहुत परिवार उनके राज साथ ठाकरे ने भी पार्टी बनाई, वो भी परिवार था। कहाँ है पार्टी? ये लोग कभी उनके साथ भी गए थे। राज ठाकरे भी एक नेता थे, हमारे साथी थे, हमारे मित्र थे।
एक बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश की। पार्टी कहाँ है, आप मुझे बताइए। आप देखिए, सबको जानते हैं, आप बाला साहब ठाकरे के करीब रहे हैं, उद्धव जी को जानते हैं, राज ठाकरे को जानते हैं, एकनाथ शिंदे को जानते हैं, नारायण राणे को जानते हैं। तो आज की तारीख में क्या सलाह देंगे एकनाथ शिंदे को? मैं क्या सलाह दे सकता हूँ, उनके सलाहकार तो दिल्ली में बैठे हैं। आप वो किसी की सलाह मानने के लायक नहीं है हमारे में यहाँ। देखिए, उनके मुंह में एक हमेशा एक शब्द होता है, मेरे पीछे महाशक्ति है दिल्ली में। आप वो महाशक्ति का जो सलाह है वो लेते रहिए, लेकिन जिंदगी में आपने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर आप नहीं करते वो पाप तो शायद हम आपको माफ़ करते। ये है कि आपने शिवसेना, तो बाला साहब ठाकरे जी की धनुष्य बाण जिसकी पूजा होती है हमारे यहाँ, वो खरीदने की कोशिश की और आपने खरीद लिया। उसके लिए इस राज्य की जनता माफ़ नहीं करेगी आपको कभी। ठीक है, पार्टी छोड़ दी, अपनी राजनीति आपने की है, करनी भी चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लीजिए। तो सलाह मेरा यही होगा कि जनता के सामने अगर आपका है, आप शेर है असली, तो जनता के सामने जाकर दिखाइए, चुनाव लीजिए। जैसे आदित्य ठाकरे ने कहा ना उनको कि मैं इस्तीफा देता हूँ या आप इस्तीफा दीजिए, हम दोनों एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे। है हिम्मत? मेरा सलाह है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शिवसेना किसकी है? आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में सामना के संपादक संजय राउत पर इल्जाम है कि ये अपनी कलम से जहर उगलते हैं। जब आपके संपादकीय पढ़ते हैं, और आजकल तो आपने देखा है कि कोई छोटा सा बयान दे देता है, उस पर केस हो जाता है, उस हिसाब से हो तो आपके ऊपर तो रोज केस होना चाहिए। होने दो, केस होने दो ना। अगर लोगों को लगता है मेरे पे केस डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। हजारों केस मेरे पे चल रहे। जब 92 में दंगा हो गया था मुंबई में, तो मेरे पे 160 केस चल रहे थे उस वक्त। मेरे एडिटोरियल्स में लिख रहा था, मैं बोल रहा था। अदालत में अगर कोई जाकर मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है। झूठा कहने का तो मौका ही नहीं होता। जैसे नवनीत राणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी। आपने क्या कहा? मातोश्री से मत खेलो, जमीन में 20 फुट गाड़ दिया जाएगा। हाँ, मैंने कहा था। हाँ, कहा था। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा था कि मातोश्री से मत खेलो। ये सिर्फ नवनीत राणा के लिए नहीं कहा था, मैं जनरल स्टेटमेंट था कि मातोश्री से मत खेलो। ये हमारे लिए एक पवित्र जगह है, जहाँ बाला साहब ठाकरे बैठते थे। वो मेरे लिए, हमारे लिए पवित्र जगह है। उनसे मत खेलो, वहाँ राजनीति मत करो। आप आपकी जो राजनीति है, हनुमान चालीसा आप भूल गए कि आप कहा इतने देश में संकट है, महाराष्ट्र में इतना सब कुछ हो रहा है, अब ने हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। जमीन में गाड़ देने का क्या मतलब? हाँ, असली भगवान तो जमीन के नीचे है ना। जाकर देखिए, हम आपको भेज देंगे। जब वो और उनके पति अपनी बात कह रहे थे तो आपने कहा ये बंटी बबली हैं। हाँ, बंटी बबली है, सबको मालूम है। देखिए, ये कोई जोकर का खेल नहीं है राजनीति। ठाकरे परिवार है, शरद पवार साहब का परिवार है, महाराष्ट्र में बड़े बड़े परिवार है। आप उनके साथ इस प्रकार के काम मत करिए कि अप्रतिष्ठा हो। लोगों की श्रद्धा है, ऐसे बहुत से परिवार महाराष्ट्र में है, देश में है। लेकिन आप प्रतिष्ठा छोड़ते कहाँ हैं? आपने नारायण राणे को कहा कि हम तुम्हारे बाप हैं। जी हाँ, क्योंकि हमने हमारे बाप को कभी छोड़ा नहीं ना, बाला साहब ठाकरे को। एक ही बाप होता है ना राजनीति में, जो हमारा बाला साहब ठाकरे जी है। हमने कभी हमारे बाप को छोड़कर दूसरा बाप नहीं पकड़ा है, और बाप बदले भी नहीं हमने। एक ही बाप है। जो लोग बाप बदलते हैं उसको तो मैं यही भाषा में कहता हूँ कि बाबा हम बाप है आपके। आप उनको कह रहे हैं कि आप डर के भाग गए, उसमें गलत क्या है? आप जो मुझे सवाल पूछ रहे अदालत में, मैं जवाब भी दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये पूछा है कि आप बोला है कि आप डर कर भाग गए, तो ये सही है, डर कर ही भाग गए सब लोग। बाकी तो सब बहाना है, आइडियोलॉजी, उद्धव ठाकरे, ये वो संजय राउत, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने बनाकर भाग गए। असली कारण है डर के मारे भाग गए। चलिए, ये तो राजनीति के लोग हैं। कंगना रनौत, हाँ, तो
वो तो एक्टर हैं, कलाकार हैं, राजनीति में नहीं है। पॉलिटिकल एक्टर है वो। आपने उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया मैं क्यों चलाऊं? और सामना में छापा उखाड़ दिया। हाँ, तो जो उखाड़ दिया वो न्यूज आ गया। सामना अखबार है, सामना एक अखबार है। सामना की हेडलाइन का एक अपना एक वजूद होता है कि सामना की हेडलाइन आज क्या है। लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सामना में क्या लिखा है, एडिटोरियल क्या है और क्या है। पूरे देश में पढ़ा जाता है, रीजनल लैंग्वेज में आता है, लेकिन पूरे देश में पढ़ा जाता है। तो एक चैलेंज दिया था उस लड़की ने। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के आपके बाप का है। हाँ, हमारे बाप का है। उन्होंने कहा था क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, तो आपने उखाड़ दिया। बात ऐसी है, ये झगड़ा कब शुरू हो गया? आप हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर दीजिए, हम जरूर ये बात मानेंगे कि लोकतंत्र में इस प्रकार से लोग एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते। लेकिन आप कहेंगे कि मुंबई का पाकिस्तान हो गया है। ये कौन है? शानी? मुंबई का पाकिस्तान हो गया है? हमने मुंबई का पाकिस्तान होने से बचा दिया है बाला साहब ठाकरे ने बार बार। ये दाऊद के गैंग से हमने लड़ाई की, हमारे लोग मारे गए हैं। क्या मालूम है एकनाथ शिंदे को, जो बोला है ना दाऊद दाऊद दाऊद। ये दाऊद की गैंग, ये पाकिस्तान की गैंग से हमारे लड़ते लड़ते 1992 में हमारे 140 लोग मारे गए। उस मामले में मेरे पे 140 केसेस हो गए। हम अभी भी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। ये और बोले कि मुंबई का पाकिस्तान हमने किया, क्या उसको अक्ल है? भाई शिंदे जी कहते हैं आपने जो उखाड़ना हो तो उखाड़ लिया, उन्होंने आपकी सरकार ही उखाड़ दी। हाँ, अभी देखिए, उखाड़ने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब उखाड़ने की बारी हमारी है और हम जब उखाड़ेंगे तो वापस खड़े नहीं रहेंगे। उखाड़ने की बात मैंने सुनी थी, आपने कहा था कि इस दिवाली को पटाखे चलेंगे, इस दिवाली को 22 विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, शिंदे की सरकार गिर जाएगी। अब तो होली आ रही है। देखिए, दिवाली की बात अगर होगी, आप बोलते हो दिवाली तो मैं जेल में मेरी कटी है, मैं जेल से कहाँ ही बात करूँगा, मेरे नाम से किसी ने बयान देगा। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि ये सरकार फरवरी या अप्रैल का महीना नहीं देखेगी, ये मैंने ज़रूर कहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट चल रहा है हमारा, और मैंने कहा ना कि हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ये सब लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं जिसने पार्टी छोड़ी है। ये सब लोग डिस्क्वालीफाई, एकनाथ शिंदे से लेकर सभी 40 लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। इसी को वो कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने। नहीं, ये सपने नहीं, ये सत्य है। हम लोग सोते ही नहीं तो सपने कहाँ से देखेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके तो ठाकरे परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो आप कारण बताएंगे कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग क्यों हुए थे? उनकी इच्छा। घर में 2 भाई 4 भाई होते हैं, अलग अलग घर बना लेते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए काम करने का। उनको लगा मैं मुझे अलग से कुछ करना है तो करने दीजिए। तो कर क्यों नहीं पाए कुछ अलग से? नहीं कर पाए ना, यही तो बात है। अगर उनको लगता था कि मेरे में बहुत क्षमता है और मुझे इस पार्टी में, शिवसेना में मेरी क्षमता के मुताबिक मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो खुद की पार्टी बनाई। अगर खुद की पार्टी बनाई तो चलाना चाहिए था। अब उनके पास कुछ है, कभी बीजेपी के साथ, कभी उनके साथ चलता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सबको लगता है मेरे में क्षमता है। शिंदे को लगता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, मुझ में क्षमता। राणे को लगता था कि मैं मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बनूंगा। क्षमता है ना, तो आप जाकर बाहर दिखाओ क्षमता। लेकिन आपने राज ठाकरे अपने अंदाज में, अपने बोलने में बाला साहब ठाकरे का रिफ्लेक्शन उनमें दिखता है। नहीं, देखो, जॉनी लीवर भी सबकी नकल करता है। राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छी नकल करता था, आपको मालूम है। वो जो एक है पाल, सुनील पाल, मैं हमेशा नकल देखता है। हम लोग बाला साहब को ये नकल बहुत अच्छे लगते थे, सबको बुलाकर वो दरबार सबका करते थे। तो बाला साहब के नकल और भी लोग करते हैं कभी कभी, ऐसे नहीं ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सब बाला साहब ठाकरे बन गए। मैं ठाकरे साहब जैसा लिखता हूँ, बाला साहब जैसा। लोग बोलते रहे आप तो बाला साहब जैसे लिख, नहीं, बाला साहब ठाकरे की है, नकल नहीं करता।
Sir, it wouldn't be wrong to say that political plots nowadays are quite synonymous to movies. मतलब एक हीरो, एक विलन और एक enchanting सा प्लॉट. तो आपने बाला साहब जी पे फिल्म बनाई, तो अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक फिल्म एक नाथ शिंदे पे? नहीं, अब तो कुछ लायक नहीं बने कि मैं फिल्म बनाऊं उनके ऊपर। लेकिन मैं एक फिल्म बना रहा हूं जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर। जॉर्ज फर्नांडिस, आप उनके बारे में समझ लीजिए, एक ऐसा शख्स इस राजनीति में हो गया है, जॉर्ज साहब, वो कभी डरा नहीं किसी से, ना इंदिरा गांधी से डरा ना और किसी से डरा। ऐसे लोग भी राजनीति में थे इस देश के, बाला साहब ठाकरे, जॉर्ज साहब, जो कभी किसी से डरते नहीं थे राजनीति में, चाहे जेल में चले जाए, कुछ भी हो। तो जॉर्ज साहब के ऊपर मेरा काम चल रहा है कि आने वाले जो पीढ़ियाँ है उनको समझना चाहिए ये लोग भी राजनीति में थे। नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस फिल्म बना रहे हैं, वो वाकई में एक आइडियल नेता थे और कितना सादगी से वो जिंदगी जीते थे, हमने देखा है। आज हमने मुकदमा चलाया संजय राउत पर, सवाल पूछे संजय राउत से। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज राम कृपाल सिंह के फैसले का। संजय राउत जी पर बहुत सारे सवालों की बौछार की गई और उन्होंने बेबाक लहजे में जवाब दिया। एक बात तो मैं कहूँगा आज संजय जी की तारीफ में कि संजय जी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की तरह वही संजय हैं, चाहे वो आपकी अदालत में हो, चाहे वो राजनीति में हो, पत्रकारिता में हो, उनके रूप में कोई बदलाव नहीं है। जो भी उन पर सवाल उठाए गए उन्होंने अपने हिसाब से बड़ी बेबाकी से उसका जवाब दिया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, जो मैंने हमेशा से, मैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं जो लोग, उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि जीवन का मूल उसकी गरिमा में है, उसकी सफलता में नहीं। राजनीति में भी सफलता जो है वो एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो अल्टीमेटली समाज की सेवा ही होता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि समाज में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे माध्यम से कि जिस पर समाज उंगली उठाए या उसको लगे कि हम समाज का कोई आज का जो स्तर है उस पर कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मेरी सलाह सिर्फ अपेक्षाएं हैं, बाकी आज के जितने भी आरोप रहे उसको उनको ससम्मान बरी किया जाता है। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि संजय राउत इसी बेबाकी से अपनी बात कहते रहेंगे, इसी हिम्मत से अपनी कलम चलाते रहेंगे और राजनीति में निडर होकर काम करेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।